अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आए तो द ब्लैंक पेज ऑफिशियल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इंडियन फौज के पास जो हेलीकॉप्टर्स मौजूद हैं, इनमें जो लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर फ्लीट है इनकी, जो कि चीता और चैतक हेलीकॉप्टर्स पर मुश्तमिल है, ये कई साल पहले ही अपनी लाइफ पूरी कर चुके हैं। यानी ये विंटेज 30 साल पुराने हेलीकॉप्टर्स सिर्फ और सिर्फ नंबर पूरा करने के लिए इंडियन सेना में मौजूद हैं, ये दिखाने के लिए कि भाई हमारे पास देखें कितने ज़बरदस्त किस्म के हेलीकॉप्टर ज़्यादा नंबर्स में मौजूद है। प्रैक्टिकली इनको अब म्यूजियम में रखना चाहिए। ये इस तरह के हेलीकॉप्टर्स हैं, एज वी सेड इनकी लाइफ पूरी हो चुकी है। कब का? कई साल पहले ही इनकी लाइफ पूरी हो चुकी है। यूरेशियन टाइम्स लिख रहा है कि द एग्जिस्टिंग हेलीकॉप्टर्स हैव बीन सर्विंग वेल ओवर देयर सर्विस लाइफ विद 70% ऑफ द फ्लीट बीइंग मोर देन 30 ईयर्स ओल्ड। 70% हेलीकॉप्टर्स वो हैं जो कि टेक्निकली मुर्दा हैं, टेक्निकली दे आर डेड और नींबू मिर्च की शक्ति से चल रहे हैं। इस वक्त बस गुजारा हो रहा है। ये वो फैक्टर्स हैं इंडियन फोर्सेस के जिस वजह से आलमी सतह पर इंडियन फोर्सेस को पेपर टाइगर भी कहा जाता है, कागजी शेर। यानी ऑन पेपर आपको लगेगा कि कितने ज़्यादा हेलीकॉप्टर हैं, जहाज़ हैं, ये है तो वो है, लेकिन इंदिरा गांधी के ज़माने के हथियार आज भी कसीर तादाद में इंडियन फौज के अंदर मौजूद हैं। अक्सर इतनी हथियारों की है। इन हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने के लिए इंडिया ने रूस से 2015 में एक कॉन्ट्रैक्ट किया था, एक एग्रीमेंट किया था। आज से 6 साल पहले एग्रीमेंट हो चुका है, लेकिन आज तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। बस एग्रीमेंट हुआ पड़ा है, काम कोई नहीं हुआ। यानी आगे कोई पेशरफ्त उस पर नहीं हुई थी इन हेलीकॉप्टर्स को रिप्लेस करने के लिए। और अब वो 6 साल पुरानी डील भी ख़त्म होने के कगार पर पहुंची हुई है, क्योंकि मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत बहुत से लोकल व्यापारी इंडिया के अंदर चाहते हैं कि रशियन कंपनियां क्यों माल बनाएं, हम क्यों ना बनाएं, और ये प्रोजेक्ट तो हमें ही लेना चाहिए। ये कई व्यापारी जो हैं, कई कंपनियां वहाँ की, कई सेठ जो है वहाँ के, वो नज़रें गाड़ के बैठे हुए हैं इस चीज़ में कि ये पैसे हमें मिलने चाहिए। भले ही क्वालिटी में कुछ कम होंगे, लेकिन कम से कम आत्मनिर्भर भारत के झंडे तले तो चलेंगे और मोदी साहब को भी इससे सियासी फ़ायदा होगा। लिहाजा अब वो रशिया वाली डील जो थी ना, उसके ऊपर ख़तरे के बादल मंडलाने लगे हैं। ये वाले हेलीकॉप्टर्स जो हैं, ये इंडियन एयरफोर्स और आर्मी दोनों यूज़ करते हैं, और इनकी अहमियत इस हवाले से भी ज़्यादा है कि लद्दाख और सिक्किम जैसे हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ के लिए ट्रूप्स और सामान जो है उनकी उसकी जो ट्रांसपोर्टेशन होती है वो इन्हीं हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए होती है। ये हेलीकॉप्टर उस हवाले से महत्वपूर्ण है। और इसके अलावा सैलाब आ जाएं, ज़िलज़िले आ जाएं, किसी के पेट में दर्द हो जाए, किसी की टांग में दर्द हो जाए, सोशल वेलफेयर के जो काम होते हैं उसमें भी यही हेलीकॉप्टर्स यूज़ होते हैं। तो ये जो लद्दाख में चीन के ख़िलाफ़ हाई एल्टीट्यूड एरियाज़ में इंडियन जो ट्रूप्स हैं इनको डिप्लॉय किया जाता है, वो इन्हीं पुराने बोसीदा आउटडेटेड हेलीकॉप्टर्स के ज़रिए डिप्लॉय किया जाता है, जिनकी लाइफ प्रैक्टिकली ख़त्म हो चुकी है। यानी कि हेलीकॉप्टर उड़ाने वाला व्यक्ति स्टार्ट करने से पहले ही मंत्र पढ़ता है, चल शेर लगा गेर, और पीछे बैठे हुए फौजी सारा रास्ता मंत्र पढ़ते जाते हैं, जल तू जलाल तू आई बला को टाल तू, पढ़ते रहते हैं। और मंजिल तक पहुंच के ही जब वो उतरते हैं लद्दाख में, तो सुख का सांस लेते हैं कि जान बची 100 लाखों पाए, लौट के बुद्धू लद्दाख आए। ये सिचुएशन है इन जहाज़ों की। अच्छा, अब इंडिया अगर ये हेलीकॉप्टर्स रूस के हेलीकॉप्टर से रिप्लेस नहीं भी करता ना, ये जो लोकल सेट इसके पीछे पड़े हुए हैं डील के, अगर वो चाहते हैं कि हमारी कंपनियां कमाएं, तो भी इंडिया को कुछ ना कुछ हेलीकॉप्टर्स तो रूस से लेने पड़ेंगे, कुछ ना कुछ हद तक तो लेने पड़ेंगे। इसकी वजह यह है कि इनको धक्का दे देकर यहाँ तक चलाया गया है, लेकिन 2023 में यानी 1 साल के बाद ही ये हेलीकॉप्टर्स बिल्कुल भी उड़ने की कंडीशन में रहेंगे नहीं, बिल्कुल आउटडेटेड हो जाएंगे और ये डीकमीशनड हो जाएंगे, ज़बरदस्ती डीकमीशन हो जाएंगे, ये उड़ेंगे नहीं। 2023 में ये हेलीकॉप्टर्स बिल्कुल ख़त्म होके डीकमीशन हो जाएंगे, इनकी डेट अनाउंस हो चुकी है। और 1 साल के अंदर जाहिर सी बात है कि यानी इतने ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स बन नहीं सकते इंडिया के अंदर, बड़ी तादाद में इंडिया को हेलीकॉप्टर्स चाहिए होंगे, लिहाजा बाहर के हेलीकॉप्टर्स मंगवाने पड़ेंगे, चाहते हुए ना चाहते हुए भी मंगवाने पड़ेंगे। मोदी जी का जो आत्मनिर्भर भारत वाला पुश है, इससे अभी तक वैसे इंडिया की तरफ से कोई ख़ास कोई बड़ा प्रोजेक्ट हुआ नहीं, कोई बड़ा तीर मारा नहीं गया। सालों से ये प्रोजेक्ट जारी है, लेकिन आज भी इंडिया दुनिया के बड़े वेपन इम्पोर्टर्स में से एक है। रूस, अमेरिका, फ्रांस और इसराइल इंडिया के मेन सप्लायर हैं हथियारों के हवाले से। वैसे कुछ लोग फ़ख्र से इंडिया के अंदर कहते रहते हैं कि हमने इतने बिलियन डॉलर का S-400 ले लिया, हमने ये ले लिया, हमने वो ले लिया। इस कड़वी सच्चाई पर कोई बात नहीं करता
कि भूखों की आलमी लिस्ट ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया जो है ये पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश सबसे पीछे है भूखों की आलमी इंडेक्स में। और इस फैक्टर को देखते हुए इतना ह्यूज जो इंडिया का हथियारों की इंपोर्ट का बिल होता है वो कुछ जनरल्स को और सेठों को तो फ़ायदा देता है, लेकिन इंडियन आवाम के लिए कॉस्ट वर्सेस बेनिफिट एनालिसिस के हवाले से ये डील्स जो हैं ये किसी पॉइजन से कम नहीं है, जहर से कम नहीं है। इंडिया की तरफ से गोदी मीडिया में ये तासुर तो फैलाया जाता रहता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी पता नहीं कल गिर जाएगी या परसों तबाह हो जाएगा, पाकिस्तान कंगाल बैंकरप्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा वो। जब भी इंडियन मीडिया सुनेंगे आपको ये सुनने को मिलता है। और सर्बिया के पाकिस्तानी सफ़ीर जो हैं, सर्बिया एक मुल्क है, उसके अंदर पाकिस्तानी सफारत खाने का ट्विटर अकाउंट हैक हो गया था और उससे एक पोस्ट शेयर हुई थी कि हमें सैलरी नहीं मिली। अब इस हैक शुदा ट्वीट से इसको बहस बना के 2-3 घंटे के जाहिलाना शोज़ इंडिया के अंदर गोदी मीडिया में होते रहते हैं कि पाकिस्तान के पास सैलरी देने के पैसे नहीं बचे। ये भी नहीं सोचा जाता कि वहाँ पर कई लाख लोग जो है वो करोड़ों लोग जो है सरकारी नौकरियाँ कर रहे हैं, उनको अभी तक टाइम पे सैलरियाँ मिल रही हैं, तो ये 2 सफारतकारों को क्यों नहीं मिल रही होगी। लेकिन खैर ये सब होता रहता है। लेकिन क्या वजह है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो असल पैमाना है इसके हिसाब से इंडिया के अंदर भूखे अफराद की तादाद साउथ एशिया में सबसे ज़्यादा है, इस पर कोई बात नहीं करता। फिर आप बेघर अफराद की लिस्ट देखें जिनके पास घर नहीं है, इसमें भी आपको साउथ एशिया में सड़क पर फुटपाथ पे सोने वालों की सबसे ज़्यादा तादाद इंडिया में मिलती है। लेकिन ये सारे जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, दिल को तोड़ देने वाले फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ये हथियारों की ख़रीदारी वाली बड़ी बड़ी फिगर्स देखकर कहीं दब जाते हैं। यानी जहाँ पर दुख ही होना चाहिए कि हमारे मुल्क में इतने ज़्यादा गरीब हैं, वहाँ पर फ़ख्र किया जाता है कि हमने $5 बिलियन $6 बिलियन का S-400 लिया है। और इस हवाले से लेटेस्ट न्यूज़ वैसे ये आ रही है कि रूसी सदर पुतिन साहब के दौरा भारत के मौके पर भी हमने आपको पिछले प्रोग्राम में बताया था कि इंडिया बड़ी शॉपिंग करने जा रहा है हथियारों की। तो ये न्यूज़ आ रही है कि मज़ीद हथियारों की ख़रीदारी के मुआहदात हो चुके हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हो चुके हैं। अरबों डॉलर्स के मज़ीद वेपन्स इंडिया जो है वो ख़रीदने जा रहा है, मेनली चाइना फैक्टर को नज़र में रखते हुए। लेकिन एज वी यूज टू से इंडिया और चाइना की जो आने वाली जंग है वो रवायती जंग नहीं होगी कि इंडिया को ये वाले हथियार इस तरह से कुछ फ़ायदा दे उसमें। लिहाजा इस तरह के जो पैसे इंडिया लगा रहा है, इसको इतने ज़्यादा पैसे डिफेंस में लगाने की बजाय पब्लिक पे खर्चा अगर किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर है। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसका सपना संजोया है। 130 करोड़ देशवासी अगर छोटी छोटी चीजों को लेकर चल पड़े तो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी कईयों को मुश्किल लगता है, वो गलत नहीं हो सकते हैं, लेकिन अगर मुश्किल काम नहीं करेंगे तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। मुश्किल चुनौतियों को नहीं उठाएंगे तो चलने का मिजाज कहां से बनेगा। और जब इकोनॉमी बढ़ती है तो जीवन भी बेहतर बनाने की सुविधा बनती है। छोटे से छोटे व्यक्ति के सपनों के साकार करने के लिए अवसर पैदा होते हैं और ये अवसर पैदा करने के लिए देश के आर्थिक क्षेत्र में हमें इस बात को आगे ले जाना है।